गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से हम मनाते हैं और 24 जनवरी 1950 हमारे उत्तर प्रदेश की जन्म तिथि है। और इसलिए जिस प्रदेश के आप वासी रहे हैं या आपके पूर्वज जिस प्रदेश में जन्मे हैं, आपकी उस वंदनीय भूमि के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर आज मैं अपने आदरणीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी के साथ, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ आपके इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबको इस आयोजन पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज प्रातःकाल हम लोग लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में थे और ऐसा संजोग बना है कि हम पिछले 4 दिनों से, मैं और हमारे राज्यपाल महोदय दोनों एक साथ 4 दिनों से कार्यक्रमों में एक साथ लगे हैं। 21, 22 और 23 जनवरी को दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और जिसे हम सांस्कृतिक नगरी के रूप में जानते हैं, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वहां पर संपन्न हुआ है। ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम 7,000 से अधिक 92 देशों के अप्रवासी भारतीय आए थे। 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता थी। कार्यक्रम पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस, दुनिया के अंदर जिन लोगों की जड़ें भारत के अंदर किसी न किसी प्रदेश के साथ जुड़ी हुई हैं, वे युवा भारत के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे संबंधित जो सम्मेलन था वह 21 को पहले सत्र में वह कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके द्वितीय सत्र में उत्तर प्रदेश का प्रवासी भारतीय दिवस था। 22 को 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और समापन कल 23 जनवरी को आदरणीय राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम का समापन भी किया। आज जितने भी हमारे अप्रवासी भारतीय आए थे, कुंभ दर्शन का एक विशेष कार्यक्रम प्रयागराज की धरती के लिए उनका किया गया था। आज वे सभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी भी और लगभग 3,000 से अधिक अप्रवासी भारतीयों ने आज दुनिया के सबसे बड़े, जिसे आप मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कह सकते हैं, कुंभ के इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। संगम के तट पर पवित्र डुबकी लगाई और उन्होंने कुंभ का आनंद भी लिया। कुंभ का आनंद इस बार अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। हमारे राज्यपाल महोदय उसके बारे में हो सकता प्रकाश डालें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रयागराज में आजादी के बाद से लगातार एक बात की चर्चा होती थी और चर्चा होती थी कि गंगा और यमुना का जो संगम है, अदृश्य सरस्वती का भी संगम वहां माना जाता है। लेकिन वहां पे सरस्वती तो अदृश्य हो ही गई थी, गंगा जी में और यमुना जी में पानी बहुत कम होता था और कभी कभी प्रदूषण की भी बहुत शिकायत होती थी। पहली बार हो रहा है जब कुंभ का शुभारंभ गंगा पूजा के इस पवित्र आयोजन से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हम लोगों ने प्रयास किया कि गंगा जी और यमुना जी में कहीं भी अशुद्धि न हो। जितने भी दुनिया के अंदर कोई भी शोध हुए हो, उसका हमने इस अवसर पर उपयोग किया
और आज गंगा और यमुना का पवित्र संगम न केवल पवित्र है, अभी तो पर्याप्त मात्रा में गंगा जल भी वहां पर है। और कोई भी आकर के, मेरा मानना है कि अब तक 2 स्नान हुए हैं, 2 स्नान में 3.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया है, पुण्य डुबकी लगाई है। अभी 4 स्नान बाकी हैं और मेरा यह मानना है कि इन 4 स्नानों को हम जोड़ेंगे तो 15 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर कुंभ के इस आयोजन में उपस्थित होंगे। पहली बार बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। कुंभ का विस्तार हम लोगों ने किया है। कुंभ के विस्तार के साथ ही 450 वर्षों के बाद अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य भी वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होने जा रहा है। मुगल काल में अक्षय वट को नष्ट करने का प्रयास हुआ, लेकिन वह अक्षय वट था, कभी नष्ट नहीं हो सकता था। अक्षय वट को नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो गए, लेकिन अक्षय वट भारत की सनातन परंपरा को पूरी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ाता हुआ आज श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने दर्शन के लिए उसे खोला है। गंगा जी और यमुना जी के आप प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। पवित्र सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता था कि यह अदृश्य है, लेकिन किले के अंदर सरस्वती कूप है। हम लोगों ने श्रद्धालुओं को इस बार सरस्वती कूप के दर्शन करने का सौभाग्य भी वहां प्रदान किया है। पूरे मेला क्षेत्र में देश के हर पंथ, हर संप्रदाय और हर मत के हमारे धर्माचार्य, धर्मगुरु, संतगण, श्रद्धालुगण वहां पर उपस्थित हैं। प्रवचन के कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं और सचमुच में एक अलौकिक आनंद का अनुभव प्रयागराज की धरती पर जाकर के आज अप्रवासी भारतीयों ने, हमारे भारतवंशियों ने आज वहां जाकर के इसका आनंद भी लिया। और आज हम लोगों ने प्रातःकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया और मुझे लगता है उसी प्रकार का एक भव्य आयोजन आप महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की इस धरती पर आपने यहां पर आयोजन मुंबई में भी आयोजित किया है। वास्तव में मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात है और स्वाभाविक रूप से मुंबई के विकास में महाराष्ट्र की ओज और तेज ने तो योगदान दिया ही, उत्तर भारतीय हमारे लोगों ने भी इसके समृद्धि में अपना खून और पसीना बहाने का कार्य किया। और इसीलिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर राज्य का एक दूसरे राज्य के साथ सांस्कृतिक संबंधों के साथ एक एमओयू हो, तो मैंने इस संबंध में अपने राज्यपाल महोदय से चर्चा की। उनकी भी सलाह थी कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की अनेक समानताएं हैं और इन समानताओं को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक दूसरे के यहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दिया जाए, तो इन संबंधों को और प्रगाढ़ता मिलेगी और प्रगाढ़ता विभिन्न रूपों से प्राप्त हो सकती है। मुझे लगता है महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदी स्वराज की स्थापना की थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में अगर धोखा नहीं होता तो इस देश के अंदर अंग्रेजों का शासन नहीं होता, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वंश परंपरा इस देश के अंदर स्वाधीनता का अनुभव बहुत पहले हम सबको करा चुकी होती। इस देश की तस्वीर कुछ और होती है। देश अगर गुलाम नहीं होता तो भारत का विभाजन भी नहीं होता, भारत को दुर्भाग्यपूर्ण दंगों की चपेट में भी नहीं आना पड़ता। आज महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में दंगे कैसे बंद हो गए? क्योंकि हम सब जानते हैं दंगाई कौन है और उनको उसके भाषा में जवाब देना भी जानते हैं। और यही कारण है
जहां हम शांति के पुजारी हैं, वहीं पर लोक कल्याण के लिए क्रांति करने में भी कोई परहेज नहीं है। और यही कहने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। व्यक्ति हर प्रकार के ऋण से उऋण हो सकता है, लेकिन मातृभूमि के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि धरती हमारी माता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का यह भाव हमें हमारे संस्कारों के साथ वैदिक काल से हमारे साथ जोड़ दिया गया। वैदिक परंपरा ने हमें यह संस्कार दिए हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी लक्ष्मण से यही बात कही थी। महाराष्ट्र की जब बात आती है तो मैंने इसीलिए कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, और भगवान श्री राम जब अयोध्या से 14 वर्षों के वनवास के लिए निकले, 14 वर्षों का उनका वनवास का कार्यकाल का एक समय उन्होंने पंचवटी में, नासिक के पास पंचवटी में भी व्यतीत किया था। और अगर मैं कहूं कि पंचवटी वह स्थल है जहां पर भारत को अधर्म, अत्याचार, अन्याय, दुराचार और राक्षसी आतंक से मुक्त करने के संकल्प की भूमि होने के साथ ही पंचवटी भूमि है जहां पर राम राज्य की आधारशिला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ मिलकर के किया था। तो महाराष्ट्र की इस धरती ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस कालखंड में, त्रेता युग में ही वह संकल्प ले लिया था, और वह संकल्प आज भी हम सबको दिखाई देता है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।